हेलो स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें स्टडी कर चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, एक्सेट्रा। एंड उससे पहले हम रिफ्लेक्शन की भी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में लॉ थे वैसे ही रिफ्रैक्शन में भी लॉ है। इसमें भी 2 लॉज हैं और फर्स्ट लॉ दोनों का ही सिमिलर है, लेकिन सेकेंड लॉ जो है वो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन डिफरेंट है। रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले हम डायग्राम शो करेंगे। ये आपको पता है ग्लास स्लैब है और ये एयर है। मीडियम की हम बात पहले कर चुके हैं, तो रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ए से ओ दिस से इंसिडेंट रे एंड ओ से बी इज अ रिफ्लेक्टेड रे। आपको ये भी पता है कि जब एयर से ग्लास में कोई इंसिडेंट रे जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो 2 वर्जन नॉर्मल हो जाती है। पता है ये आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल से बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या होगा, सेम एज इट इज जैसे कि आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है, सेम एज इट इज ही रिफ्रैक्शन का भी फर्स्ट लॉ सिमिलर है। वो क्या है, द इंसिडेंट रे refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। ये लॉ आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा है ना। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही पर सेम प्लेन पर लाई करते हैं। सेकंड लॉ क्या है, देखिए सेकंड लॉ जो इसका होता है वो समझिए। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of मीडियम। समझ आया। सेकेंड लॉ हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। चूंकि इसमें मीडियम है और एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जो है एंटर करती है, और आपको ये भी पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करती है तो या तो डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है। सो हम यहाँ पर सेकेंड लॉ इस अकॉर्डिंग लेते हैं कि जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल है इंसिडेंस का वो क्या है, उस दूसरे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल में कांस्टेंट है। इस लॉ को हम स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लॉ जो है स्नेल ने ही दिया था, तो उनके अकॉर्डिंग ही ये नियम है। तो दिस लॉ इज, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो किस लिए पूछा जाता है, इस नाम से भी पूछा जाता है स्नेल लॉ, कि स्नेल लॉ क्या है। तो आपको स्नेल लॉ क्या करना है, आपको ये वाला लॉ लिखना है। समझ आया। इसके साथ ही आपको फॉर्मूला भी लिखना है, वो भी मैं लिखती हूँ। द लॉ इज कॉल्ड स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या होगा, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आप सिर्फ यही लिख कर ना छोड़ दें,
आपको एक पूरा लिखना है, साथ साथ ये भी लिखना है, और इसके साथ और क्या लिखना है। तो कांस्टेंट जो है ये किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो कांस्टेंट क्या कहलाता है वो देख लीजिए। तो कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, एक सेकंड में ये रफ कर रही हूँ। जो ये कांस्टेंट है ये क्या कहलाता है, देखिए, कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड refractive index, which is material property। समझ आया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इट इज ए मेटेरियल प्रॉपर्टी है ये। क्यों मेटेरियल प्रॉपर्टी? क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। तो ये आपका स्टैंड लो यहाँ कंप्लीट होता है। ये डिपेंड किस पे करता है, क्लियर? हम जो हमारा ये कांस्टेंट है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स on wavelength of light। मे भी क्लियर हुआ होगा आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। टू लॉज हैं, है ना। फर्स्ट लॉ सेम सिमिलर बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह, और सेकंड लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है जिसे हम स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। और उसमें हमने क्या लिया है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। अब यहाँ बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम क्या है। देखिए, द रेशो की तो बात कर रहे थे हम। रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू इट्स स्पीड in a medium is called the refractive index। समझ आए डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, मतलब इस तरह से लिखते हैं इसको, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम speed of light मीडियम। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो मैंने भी बताया कि आपको इससे रिप्रेजेंट करते, तो हम ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो जो भी स्पीड होती है किसी भी मीडियम में तो उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर? समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। क्यों नहीं होती? बिकॉज इट इज अ ratio of two similar
क्वांटिटीज। क्लियर? इसी कोई इंडेक्स नहीं होती। आप ऐसे नहीं, कोई जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, न्यूमेरिकल भी है इसका, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसमें कुछ यूनिट नहीं होती, सिंपल सा आपका 1.5 या जो भी निकलेगा वो एज इट इज ही रहता है। क्लियर? क्योंकि उसकी दो जो रेशो होता है वो टू सिमिलर क्वांटिटीज में होता है। अब बात करते हैं हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर देखिए टू, मतलब इसको एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जान जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात करते हैं तो वो एब्सोल्यूट में ही आता है। उसकी जो डेफिनेशन है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लीजिए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लीजिए, सिमिलर ही होता है। फिर भी मैं लिख देती हूँ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। व्हेन light travel from vacuum to another medium, then the refractive index is known as the absolute इंडेक्स। और इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए आप, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वैक्यूम से जा रहा है ना, तो आप एक तरफ लिखेंगे वैक्यूम और दूसरे मीडियम में जा रहा है, चाहे वो ग्लास है या जो भी है, वाटर वगैरह जो भी है, तो आप क्या लिख दें, दूसरी तरफ ग्लास। ये आपका एग्जाम्पल है। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर? समझ आया? अब इसी तरह से जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सेम एज इट इज ही दूसरा क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिलेटिव क्या होता है कि जब अभी हमने एब्सोल्यूट की बात करी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी, तो वहां पर हमने देखा कि जो लाइट थी वो कहाँ से जा रही थी, लाइट एयर से, ये एयर था ना, वैक्यूम था, और ये ग्लास था, तो एयर से कहाँ जा रही थी, ग्लास में। ये तो आपका क्या हुआ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लाइट जो ट्रैवल होती है वो वन मीडियम से अनदर, यानी जरूरी नहीं कि यहाँ पर एयर ही हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कि आपका वाटर ग्लास हो सकता है, यानी ये ग्लास है और यहाँ वाटर हो सकता है ना। तो कुछ भी मीडियम हो सकता है, दोनों मीडियम अलग भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वैक्यूम की बात नहीं करेंगे, यानी एयर की बात नहीं करेंगे। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, देखिए मैं वन मीडियम की बात कर रही हूँ, यहाँ एयर नहीं मैंने बोला या वैक्यूम नहीं बोला, तो वन मीडियम टू अनदर medium, then the refractive index is known as the relative refractive index। क्लियर? अब एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे, तो जैसे आपका ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ आपका वाटर से ग्लास में जा रहा है तो वाटर से ग्लास आ जाएगा, समझ आए? और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो लिखने का तरीका क्या है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये W फॉर वाटर और G फॉर ग्लास, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी हमने। एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जो फैक्टर्स होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी किस पर डिपेंड करता है ये। तो वैसे तो मैंने वेवलेंथ अभी बताई थी आपको, लेकिन द फैक्टर्स ऑफ
तो रफ ही करना पड़ेगा। द फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट। जब आपसे फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो आपको इसको शो करके दिखाना है। पहला आपका क्या होता है, नेचर ऑफ द मीडियम, यानी किस मीडियम का नेचर है, वाटर है, गिलास है या एयर है ना, इस पे तो डिपेंड करता ही है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही तो है जो मेजर करता है किसको, जो आपका लाइट को कहाँ पहुंचा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जा रहा है, वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम उसी की तो बात कर रहे हैं बार 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 बार। तो वो नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, किसी की डेंसिटी कम होती है, किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर स्पीड की लाइट क्या हो जाती है, या तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो इसलिए नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड बात क्या है कि कलर ऑफ द वेवलेंथ, ये भी मैंने आपको बताया है, और हमने पिछले जो लेक्चर था हमारा उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी ये डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये दो आपके फैक्टर्स हैं जिन पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। इसमें आपको मैंने ये चीज़ तो बता ही दी है कि जो हमारा तो इसमें जो मीडियम है, ये एक मीडियम क्या कर रहा है, मतलब सेपरेट करता है एयर एंड वाटर को, यही तो हम बात कर चुके हैं। ओके, तो ये जब स्पीड यहाँ पर मीडियम बन रहा है, तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी जब लाइट यहाँ से और यहाँ तक पहुँचेगी तो उसमें कुछ चेंज होगा, यानी या तो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। ये चीज़ हम इसको पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है जैसे ऑप्टिकल, ऑप्टिकल वर्ड आता है, इसका क्या मीनिंग होता है वो पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे। तो हमें ये कीवर्ड है आपका, तो आप आएगा वर्ड तो उसको समझ लेना क्या है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है कि वो एबिलिटी है, द एबिलिटी of a substance to refract light is also expressed in terms of its optical density। मतलब जब भी कभी कोई लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होता है कि वो एबिलिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, वो एबिलिटी है उस सब्सटेंस की जो रिफ्रैक्ट कर देता है लाइट को। ये लाइट आ रही है तो ये रिफ्रैक्ट होगी ना। अब अगर ये एयर से वाटर में आ रही है तो क्या होगा, एयर से वाटर में आएगी तो नेचुरल तो है कि इसकी स्पीड ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाकर कहाँ चली जाती है, ऐसे चली जाती है, यानी ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। और इस टर्म को जो एक्सप्रेस्ड करता है वो एबिलिटी ही क्या कहलाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी कहलाती है। मे बी आपको क्लियर हुआ होगा। अब ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ऑफ अ मीडियम is the degree to which it slow down the ray of light
passing through it. ऑप्टिकल डेंसिटी देखो मैंने भी समझाया था, जो कि जो मीडियम होता है उसमें इज द डिग्री टू विच द स्लो डाउन द रे ऑफ लाइट, यानी जैसे वो एयर से वाटर में आती है तो उसकी क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है जब उसमें से पास होती है, यानी किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रे यहाँ पर आकर वो स्लो डाउन हो जाती है ना, और तब उसमें से पास होकर वही उसकी क्या कहलाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। और ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है इट डज नॉट मेजर लाइट, ये लाइट को मेजर नहीं करती है। नॉर्मली किसको मेजर कर रही है फिर, इट मेजर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ध्यान रखना ये लाइट को मेजर नहीं करती, इट डज नॉट मेजर द लाइट। ये किसको मेजर करती है, इट मेजर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। क्लियर, ये आइडेंटिफिकेशन है इसका कि कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई। मे भी क्लियर हुआ होगा आपको कि क्या है, किस तरह से आपको ऑप्टिकल डेंसिटी को क्लेरिफाई करना है। सेकंड चीज क्या है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस की डिफरेंट होती है इसकी मास डेंसिटी से। ये भी ध्यान रखिए आप कि इट इज आज थोड़ा थ्योरेटिकल है पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से निकल कर आते हैं तो आपको ये चीजें लर्न होनी चाहिए। ऑप्टिकल डेंसिटी जो सब्सटेंस की होती है ना, ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मास डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से क्या है, डिफरेंट है। तो सब्सटेंस जो होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं, तो सब्सटेंस क्या होगा, हायर ऑप्टिकल डेंसिटी अगर उसकी है दूसरे से तो उसकी मास डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। कैसे, देखिए जो सब्सटेंस है, अ सब्सटेंस हैव higher optical density than another, तो क्या होगा, but its mass density क्या होगी इसकी, मे बी लेस। समझ आया, इसीलिए तो डिफरेंट हमने बोला कि ऑप्टिकल डेंसिटी सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। समझ आया, तो इस तरह से अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो उसकी मास डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाती है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए एग्जांपल में आप क्या लेंगे, कैरोसिन ले लीजिए, कैरोसिन इसका एग्जांपल है। अब इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हायर होता है ना, हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकल डेंसर क्या होगा, समझ आया। अगर कैरोसिन जो है वो हैविंग अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इस ऑप्टिकल डेंसर, तो ये ऑप्टिकल डेंसर होगा, है ना। अगर हाई डेंसिटी समझ रहे हो ना, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज्यादा है किससे, वाटर से, तो देन वाटर, ये तो हम लिख चुके हैं, देन वाटर। तो ऑल दो इट्स मास डेंसिटी क्या होगी बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो मास डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगी कि ज्यादा होगी वाटर से। तो नेचुरली कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जिसकी डेंसिटी
यहाँ पर क्या है, हायर है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, तो उसकी मास डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस हो जाएगी। पढ़ा था ना अभी, ध्यान आया, लेस देन वाटर। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है तो उसकी मास डेंसिटी कम है ना, और मास डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, एक्सेट्रा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब हम जो टॉपिक हमारा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देखिए, जब हम किसी भी मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखिए, ये हमारा एक मीडियम को सेपरेट कर रहा है ना, ये सरफेस है, इसमें हमारा ये क्या होता है, नॉर्मल है, ये हमारा एन और ये हमारा एन डैश। ओके, अब यहां से कोई लाइट आ रही है, तो इसको हम ले लेते हैं मीडियम 1, और ये हमारा हो जाएगा मीडियम 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब यहां से कोई रे आ रही है तो वो जाएगी ऐसे, ये हमारा हो गया आई, बिकॉज ये आ रही है, ये हो गया ए, यहाँ होता है ओ, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे कह रहे हैं, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। ओके, और ये यहां से जा रही है और ये बी है, तो ये क्या हो जाती है हमारी रिफ्रैक्टिव रे। क्लियर। अब स्पीड क्या है, देखिए स्पीड यहां पर कितनी होगी, हम नाम देंगे उसको v1, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी हमारी v2। यानी जब मीडियम 1 में स्पीड 1 है, तो मीडियम 2 में स्पीड को हम क्या ले रहे हैं, v2 ले रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ देखिए, अब बोलने का तरीका क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। क्लियर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, देखिए 2 के साथ विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी हम लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, यहां पर 1 और ये 2। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लिख रही हूं कि ये मीडियम हमारा 1 और ये मीडियम 2, कायदे से यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर हम सही तरीके से बोलें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये एक दूसरे के साथ क्या है, रेस्पेक्ट में है, और इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसलिए हम कैसे लिखेंगे इसको, मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन आपको डायग्राम साथ साथ बनाना है, ध्यान रखना। तो हमने क्या लिखा, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, यानी इसका मतलब क्या है कि 1 से 2 में जा रही लाइट, इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, मैं ये रफ कर रही हूं, इसे देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहां पर मैंने क्या सिखाया था आपको कि ऐसे लिखेंगे, मीडियम ना लिखकर हम 1 और 2, इसका मतलब भी वही है कि 1 से 2 में जा रही है, और स्पीड ऑफ लाइट को हमने v1 और v2 से रिप्रेजेंट किया था, तो v1 अपॉन v2, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ कैसे हम आपको रिप्रेजेंट करना है इस चीज को, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कोई जा रही है लाइट, तो उसकी स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहीं पर हम मान लीजिए कि एक मीडियम 1 में भी जा रहा है और 1 से 2 में भी जा रहा है, 2 से 1 में भी जा रहा है। देखिए दो डायग्राम बना लेते हैं, ये हमने दो डायग्राम बना लिए। इसमें हमारा वही अगेन लाइट आएगी, है ना, और कहा जाए ऐसे एक लाइट, ये अब देखिए यहां से मेरे ख्याल से आपको बनाने के ढंग से समझ आ गया होगा कि ये क्या है और ये क्या है। समझ आया, ये हमारा O है, ये हमारा O है, ये A है और ये B है। ये हमारा क्या हो जाएगा A, बिकॉज लाइट ऐसे जा रही है अब, और ये हमारा हो जाएगा B।
समझ आ रहा है? यहाँ पर ये एयर है और ये ग्लास है, सेम एज इट इज, ये एयर है ग्लास है, तो यहाँ ग्लास से एयर में जा रही है, यहाँ एयर से ग्लास में आ रही है। ओके, और ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। देखो मैं बार बार नाम लिख रही हूँ बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डायग्राम में पूरा लेबल करना है। कई बच्चे क्या है कि छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, सेम एज इट इज। यहां पर ये क्या हो जाएगी, अब ये क्या रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी? नहीं, दैट इज ए इंसिडेंट रे। तो ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। क्लियर? अब एंगल्स लगा लेते हैं। दिस इज ए एंगल आई, ये क्या है, आर है, तो यहां पर क्या होगा, अब ये आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर। समझ आया बच्चों कि क्या हम कर रहे हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओके, स्पीड ले रहे हैं, स्पीड v1 और स्पीड v2। तो यहाँ ग्लास की स्पीड v2 है, तो यहाँ भी स्पीड तो हमारी यही रहेगी ना। और इसको हम एक चीज और, यहाँ पर मीडियम 1 और मीडियम 2, क्लियर? स्पीड भी लिख लीजिए, ये स्पीड हमारी v1 और ये स्पीड हमारी v2। इस तरह से आप देख लीजिए। अब जैसे जैसे आप इसको और बड़ा करते जाएंगे, ये और टूवर्ड्स होता चला जाएगा, यानी इंसिडेंट रेज जैसे भी आएगी एयर में से तो वो हमेशा टूवर्ड जाएगी नॉर्मल के। लेकिन अगर ग्लास में से एयर में जा रही तो वो कहाँ जाएगी, अवे द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाएगी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी आप देख चुके हैं। तो हम क्या करें, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है और सेकंड कंडीशन हमारी ये है। तो फर्स्ट कंडीशन लिख रही हूं मैं यहाँ पर कैसे, कि लाइट, देखिए सुनो, लाइट गोइंग कहाँ जा रही है, गोइंग फ्रॉम द मीडियम 1 टू मीडियम 2। समझ आया? लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास में, तो और मीडियम 1 ये है और मीडियम 2 ये है। तो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन होगी वो लाइट गोइंग फ्रॉम द 1 मीडियम टू अनदर मीडियम या सेकेंड मीडियम। सो हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 1 से 2 में जा रही तो 1 एंड 2 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू स्पीड हमारी v1 अपॉन v2 है। समझ आया फर्स्ट आपको? सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखेंगे हम, सेकंड में हमें लिखना है कि अब जो आपका मीडियम मतलब चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है, v2 से v1 में जा रही है। तो आपकी क्या, आपको लिखने का ढंग क्या होगा कि लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। समझ आया? देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी क्या हो जाएगी, अब 2 से 1 में जा रही है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, 1 पीछे आ जाएगा, तो 2 1 इज इक्वल टू, अब कैसे लिखूं, स्पीड क्या लिखूं, तो v2 अपॉन v1 आएगा क्योंकि यहां से वहां जा रही है, तो v2 अपॉन v1। समझ आया? इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। ये मैं रफ कर देती हूँ डायग्राम ताकि क्लियर हो जाए आपको। फर्स्ट इक्वेशन में यहां लिख रही हूं, हमारा क्या था 1 एंड 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 और सेकंड हमारी ये है। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने का रीज़न क्या होता है मेनली, कि हमें v1 v2 की वैल्यूज लानी है, तो रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन में लिख रही हूँ यहाँ पर, रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे, रेसिप्रोकल होने के बाद देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जब रेसिप्रोकल करते हैं तो अपॉन में हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है वैल्यूज, तो 2 एंड 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेशन से देखो वैल्यूज पुट करते हैं हम। इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 है, लेकिन v1 अपॉन v2 की वैल्यू हम अगर यहाँ से उठाएं, 2 से उठाएं, तो ये वाली वैल्यू आती है, तो मैं क्या लिख दूंगी 1 अपॉन 2 एंड 1। समझ आया? ये हमारा क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला निकल कर आता है। ध्यान रखना, अगर आपको मीडियम दे रखा है 2 से n में, 2 मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है और आपको 1 से 2 में जाने के लिए पूछा गया है,
तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। ये जो हमारा मीडियम है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि मीडियम 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 इज इक्वल टू 1 मीडियम 2 से मीडियम 1। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हमारा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, जैसे n से ये एयर है, मान लीजिए मीडियम 1 हमारा एयर ही था वैसे, है ना, ये देखिए मीडियम 1 एयर ही था, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर से किस में जा रही है, वाटर में या ग्लास में, जिसमें भी आप लिखना चाहें, ग्लास इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, अब सेकेंड मीडियम हमारा क्या था, ग्लास, तो पहले ग्लास आएगा और कितना हो जाएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके बाद एयर। समझ आया इसको लिखने का तरीका क्या होता है एग्जाम्पल के रूप में, और वैसे तो आपका ये आया ही मीडियम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखें कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, तो उसकी मास डेंसिटी कम हो जाती है, बताई थी ना अभी बात आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स वो ग्लास का क्या होता है, ऑफ ग्लास इज ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होता है ना, ग्लास इज हायर देन वाटर। समझ आया। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जनरली, वाटर का यहाँ लिख देती हूं मैं 1.33 रहता है, लेकिन जो ग्लास का होता है वो कितना होता है 1.52। वैसे तो मे भी आपको दिया जाएगा एक का और एक का आपको निकालना होगा, लेकिन अगर बाई चांस नहीं दिया जाता है तो आप प्रोबेबली ग्लास का तो एयर का तो याद ही रखें, है ना। अगर आपको जैसे किसी चीज का दिया जा रहा है तो आप निकालने की तरीका आपको जैसे पता ही होगा कि जैसे मान लिया आपको वाटर ग्लास का दिया जा रहा है, वाटर और मतलब आई मीन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द एयर, यानी वाटर से एयर में जा रहा है। अगर वाटर से एयर में जा रहा है या वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आपको दी जाएगी। अगर ग्लास से एयर में जाने की वैल्यू दी गई तो वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, और एयर से ग्लास में जाने की दी गई है तो वो यहाँ पुट कर दीजिए, तो आप उसको डिवाइड करके आंसर को निकाल लेंगे। मे भी समझ आया आपको कैसे करना है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स वगैरह तो हम बाद में वो करेंगे। अब इतना आपको शायद मे भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है और कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। तो ये सब तो हम क्लियर कर चुके। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेंस के ऊपर, स्फेरिकल लेंस के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स।